हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरे द्वारा आज स्पीडी प्रकाशन की पुस्तक जो कि अगस्त 2020 से 1 जुलाई 2021 तक अद्यतन है, उसके करंट अफेयर्स की वार्षिकांक की श्रृंखलाएँ मेरे द्वारा आज चलाई जा रही है। मैंने निर्णय लिया है कि प्रत्येक दिन स्पीडी का 10-10 पेज का करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के लिए करवाता जाऊंगा, और इसमें जो सेलेक्टेड जो टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे मैं अच्छी तरह से आप लोग को करवा दूंगा। इस पुस्तक की खासियत क्या है वो मैं आपको शुरू में दिखाता हूँ। जैसे प्रारंभ में दिया गया है कंटेंट्स में है प्रथम में कौन क्या कहाँ है, भारत विश्व में प्रथम 2020-21, भारत के उच्च न्यायालय, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, विश्व के देश कौन क्या कहाँ। इसी तरह से पार्ट वाइज करेंट अफेयर्स काफ़ी कुछ दिया गया है इस पुस्तक में। वर्तमान समय में विभिन्न परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की भूमिकाएं काफ़ी बढ़ गई है। विशेषकर आगामी कुछ दिनों में बिहार दरोगा और 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने वाली है। इन दोनों परीक्षाओं में विशेषकर करंट अफेयर्स सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि विगत वर्ष की परीक्षाओं में देखा गया है कि बिहार दरोगा के कुल 100 प्रश्न में लगभग 30 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। अतः जिस स्टूडेंट्स के करंट अफेयर्स पे पकड़ काफ़ी मजबूत होगी, वो लोग प्रारंभिक परीक्षा आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं में भी करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अतः मेरे द्वारा आज से करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला शुरू की जा रही है, और मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन 10-10 पेज आप लोग को करंट अफेयर्स करवा दूं। तो प्रथम चरण में मैं आपको बताता हूं कि जैसे शीर्षक है करंट अफेयर्स कौन क्या कहाँ, तो इसमें है जैसे संवैधानिक पदाधिकारी। और इस श्रृंखला में जो विषय वस्तु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे मैंने लाल कलम से निशान लगा दिया है, अतः वह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। यद्यपि मैं सारे पॉइंट को पढ़कर बता दूंगा, लेकिन जिस पॉइंट को मैंने लाल पेन से लगा दिया है या जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उस पर सभी स्टूडेंट्स को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तब प्रथम शीर्षक है संवैधानिक पदाधिकारी। जैसे वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, उनका क्रम है 14वां। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, इनका क्रम है 13वां। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इनका क्रम है 15वां। जबकि न्यायिक प्रमुख में देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना, इनका क्रम है 48वां। वहीं वर्तमान समय में महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी जिन्हें कहा जाता है के वेणुगोपाल। जबकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता। जबकि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। वहीं शीर्षक है आगे संसदीय प्रमुख, इसमें हम लोग देखते हैं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू हैं। तो एम वेंकैया नायडू इसलिए राज्यसभा के सभापति हैं क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही होते हैं राज्यसभा के सभापति। तो वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं, इसलिए वही राज्यसभा के सभापति भी हैं। वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है, ये जनता दल के सांसद हैं। ठीक है, और ये अपने समय के नामी पत्रकार भी रहे हैं। फिर राज्यसभा महासचिव, ये परीक्षा की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं है, ऐसे मैं पढ़ के बताऊंगा। देश दीपक वर्मा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, और वहीं राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं, यद्यपि पुस्तक में दिया गया है थावर चंद गहलोत, लेकिन अब उसके जगह पे पीयूष गोयल बन गए हैं। और थावर चंद गहलोत जो हैं वो वर्तमान समय में कर्नाटका के राज्यपाल बन गए हैं।
ठीक है, तो इसको मैंने अप टू डेट कर दिया है कि थावर चंद गहलोत जो है वर्तमान समय में कर्नाटका के राज्यपाल बन गए हैं, जबकि राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल बन गए हैं। वहीं वर्तमान लोकसभा 17वीं लोकसभा है, इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। फिर लोकसभा में महासचिव, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि लोकसभा महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, इसलिए जिसमें मैंने निशान लगा दिया है वो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होगा। फिर आगे शीर्षक है निर्वाचन आयोग। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुशील चंद्रा, उनका क्रम है 24वां, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव हैं। उप चुनाव आयुक्त के बारे में परीक्षा की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं है। वही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में देखा जाए तो वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है, इनका क्रम 14वां है। वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनने के पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पे वो कार्यरत थे। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर नियुक्ति के पहले गिरीश चंद्र मुर्मू किस पद पे कार्यरत थे, तो वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। फिर महालेखा नियंत्रक यह सोम राय बर्मन है। फिर वहीं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में देखा जाए तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति हैं जो कि रामनाथ कोविंद हैं, जबकि वायु सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल हैं वो है RKS भदौरिया, उनका क्रम है 26वां, जबकि नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करम सिंह, उनका क्रम 24वां है। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उनका क्रम 28वां है, जबकि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हैं। आगे दिया गया है महानिदेशक सैन्य संचालन लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, ये परीक्षा की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं है। वहीं सचिव एवं सलाहकार में देखा जाए तो कैबिनेट सचिव जो है राजीव गावा हैं, ठीक है। उसके बाद वो उतना इम्पोर्टेंट आगे का नहीं है, फिर आगे मैं बताता हूँ। जैसे प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के PK मिश्रा हैं, रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल हैं, जबकि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ परीक्षाओं में देखा गया है कि विदेश सचिव का नाम पूछ दिया गया है, और ख़ास करके वही नियुक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो कि परीक्षा के 3-4 महीना या 6 महीना पहले उनकी नियुक्ति हुई हो। तो अगर वो लंबे समय से इस पद पे कार्यरत हो तो वो परीक्षा की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं रहता है। फिर गृह सचिव जो है अजय कुमार भल्ला है। वित्त सचिव है DGB सोमनाथन, परीक्षा की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं है। रक्षा सचिव अजय कुमार, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्व सचिव तरुण बजाज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष SN सुब्रमण्यम। फिर मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के विजय राघवन। फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। फिर आगे है शीर्षक है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। जैसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कार्यवाहक हैं सुरेश N पटेल, अब इनकी इस पद पर अस्थायी नियुक्ति कर दी गई है सतर्कता आयुक्त के पद पे। फिर निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो अरविंद कुमार। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सामंत गोयल। फिर अतिरिक्त महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA कुलदीप सिंह। ये सब परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ED संजय कुमार मिश्रा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वहीं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के रूप में देखा जाए तो जनरली अर्धसैनिक बलों के प्रमुख से संबंधित प्रश्न जनरली आप SSC GD का एग्ज़ाम दे रहे हो या आर्मी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना, जबकि अन्य परीक्षाओं में के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। जैसे महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के कुमार राजेश चंद्र, वहीं सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक यद्यपि पहले राकेश अस्थाना थे, जबकि एक दिन पहले ही यानी कि 27 जुलाई 2021 को उनकी नियुक्ति दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के रूप में कर दी गई है। इसलिए राकेश अस्थाना जो हैं वो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक से स्थानांतरित होकर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बन गए हैं। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं कुलदीप सिंह, जबकि महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ये सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं वो सीबीआई में चले गए हैं, इसलिए उनकी जगह पर किसी दूसरे की नियुक्ति की गई है। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एम.ए. गणपति, फिर निदेशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी अरुण कुमार सिन्हा, फिर महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस मनोज सिंह रावत, वहीं महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर तरुण कुमार आइच, फिर महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के नटराजन, फिर महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ सत्यनारायण प्रधान, फिर महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल अरुण कुमार, फिर महानिदेशक असम राइफल्स प्रदीप चंद्रन नायर, फिर अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड सत्यनारायण प्रधान। तो ये जो अर्धसैनिक बलों के प्रमुख दिए गए हैं, ये कोई स्टूडेंट एसएससी जीडी के एग्ज़ाम देते हो या सीपीओ का एग्ज़ाम देते हो तो उनके लिए ये पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जबकि अन्य परीक्षाओं के लिए उतना उपयोगी नहीं होगा। जैसे अगर कोई रेलवे का एग्ज़ाम दे रहा हो तो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, जैसे अरुण कुमार हैं, तो वो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। फिर वहीं आगे शीर्षक है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, सीईओ नीति आयोग के अमिताभ कांत, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल सहनी, फिर कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ब्रजराज शर्मा है, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं है, खास करके बिहार दरोगा और बिहार लोक सेवा आयोग। अगर कोई स्टूडेंट्स एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनके लिए ये उपयोगी हो सकता है नियुक्ति। फिर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, फिर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी हैं, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला, फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये वीवीआई में रहेगा क्योंकि हाल में इनकी नियुक्ति की गई है, अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति हाल में ही की गई है। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूंगो, फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैयद घयारुल हसन रिजवी। तो जिस आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति विगत कुछ महीनों में के अंदर की जाती है तो उससे परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं होती है, ठीक है। तो उस पर विशेष रूप से स्टूडेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं आगे शीर्षक है भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। जैसे अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के हैं सुनीत शर्मा, जबकि अध्यक्ष हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी के अजय त्यागी, जबकि सीईओ हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के रविंद्र भाकर, जबकि जिसमें लाल निशान नहीं लगा हुआ है वो परीक्षा की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़कर सब बता रहा हूँ। तो जब रिवीजन इसको करेंगे तो जिसमें लाल पेन से मैंने निशान लगा दिया है उस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव जलोटा, जबकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीडीटी के अध्यक्ष जगन्नाथ विद्याधर महापात्र, जबकि अध्यक्ष हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के एम अजीत कुमार, जबकि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं वर्षा जोशी, जबकि कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष हैं या कंपनी लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं महेश मित्तल कुमार, जबकि अध्यक्ष हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं दिनेश के सर्राफ, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला, फिर हैं सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सौरभ गर्ग, फिर भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी। इसको मैंने इम्पोर्टेंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर कोरोना वगैरह कुछ महामारी नहीं होती तो 2021 में जनगणना कराई जाती, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जनगणना आयुक्त पर कौन इस पद पे कार्यरत हैं उसके बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, फिर प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापटा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं क्योंकि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जनरली विपक्ष के नेता को ही बनाया जाता है, विपक्षी पार्टी के नेता को ही बनाया जाता है, तो अधीर रंजन चौधरी जो हैं वह कांग्रेस के सांसद हैं, इसीलिए उनकी नियुक्ति लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में की गई है। वहीं प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापटा हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। फिर आगे शीर्षक है महारत्न कंपनियों, तो वर्तमान समय में कुल महारत्न कंपनियां 10 कंपनियां हैं, तो इसके प्रमुख के नाम दिए गए हैं, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न जनरली नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को बता नहीं रहा हूँ पढ़ के, लेकिन आप लोग को कम से कम इतना करना है कि 2 चीज़ को याद रखना है। एक कि वर्तमान समय में महारत्न कंपनियां कितनी है, तो उसकी कुल संख्या को याद रखना है एक, और महारत्न कंपनी में 10 महारत्न कंपनी कौन कौन सी है उसको नाम याद रखना है, क्योंकि कई बार जीएस में जीके में देखा जाता है कि 4 कंपनी के नाम दे देते हैं और पूछ देते हैं निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है या कौन सी महारत्न कंपनी है। इसीलिए सभी लोग निदेशक का नाम याद ना करके, जैसे कि जो महारत्न कंपनियां हैं उन 10 का नाम जरूर से याद रखेंगे। जैसे मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ महारत्न कंपनी कौन है, जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, आईओसीएल, सीआईएल, बीपीसीएल, भेल, एचपीसीएल और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 10 जो है महारत्न कंपनियां हैं, तो इसको जरूर से याद रखें 10 महारत्न कंपनी के नाम। वहीं आगे देखा जाए फिर दिया हुआ है शीर्षक के अंतर्गत प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, ये भी परीक्षा की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को ये नहीं बता रहा हूँ। फिर आगे खेल संगठनों के प्रमुख, जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले हैं, वो न्यूजीलैंड के हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी, जबकि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं जय शाह। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की इंदिरा नूई, अध्यक्ष हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सौरभ गांगुली और ये 39वें अध्यक्ष हैं, जबकि सीईओ हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के हेमांग अमीन। मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के रवि शास्त्री हैं। हम मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम का रमेश पवार हैं। फिर महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर, भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, जबकि भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं अनिल जैन, जबकि अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं संजय कपूर, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोम बाम, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं आदिलो सुमरीवाला। ये सब परीक्षा की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूँ। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के
अध्यक्ष हैं अजय सिंह, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है टोक्यो में। इसीलिए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा हैं। इसको याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी होगा। जबकि भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। ये झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख हैं जर्मनी के। ये इसको VVI में रखकर याद रखिएगा, क्योंकि वर्तमान समय में टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इसीलिए वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाख जो हैं। इसको याद रखना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के सेबेस्टियन को, ब्रिटेन के। फिर भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ये वर्तमान समय में असम के मुख्यमंत्री भी हैं। फिर है फीफा के अध्यक्ष जो हैं जियानी इन्फैंटिनो। फिर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष है माइकल ईरानी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। विश्व स्क्वैश फेडरेशन का, ये सब परीक्षा की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। फिर बीमा संस्थानों के प्रमुख के रूप में देखा जाए तो सिर्फ एक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पहला क्रम में है, कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंतिया, जबकि LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। ये सब परीक्षाएं जो अगर कोई स्टूडेंट जो हैं इंश्योरेंस कंपनी की एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए ये सब याद रखना ज़्यादा उपयोगी होगा। जबकि अन्य परीक्षाएं कोई दे रहे हों, जैसे बिहार दरोगा या 67वीं BPSC देने वाले हों, तो उन लोगों के लिए ये याद रखना उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ पढ़कर आप लोग को। फिर आगे है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख। जैसे फिक्की के महासचिव हैं, दिलीप चिनाय। वहीं देखा जाए फिक्की के अध्यक्ष जो हैं उदय शंकर। वहीं एसोचैम के अध्यक्ष जो हैं विनीत अग्रवाल। वहीं एसोचैम के महासचिव हैं सौरभ सान्याल। वहीं भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष हैं TV नरेंद्रन। वहीं इफ्को के अध्यक्ष हैं बलविंदर सिंह नकई, जबकि नास्कॉम के चेयरपर्सन हैं रेखा मेनन, पहली महिला। इसको मैंने लाल निशान नहीं लगा पाया गलती से, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको VVI में करके याद रखिएगा। नास्कॉम के चेयरमैन रेखा मेनन, क्योंकि पहली महिला है जिनका इस पद पर नियुक्ति किया गया है। फिर प्रेसिडेंट नास्कॉम देवजानी घोष। फिर भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं लियो पुरी। फिर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया अध्यक्ष हैं विक्रमजीत साहनी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं आशीष कुमार चौहान। वहीं आगे शीर्षक है बैंकों के प्रमुख अधिकारी। इसमें जैसे केंद्रीय बैंक है उसका याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे रिजर्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं और इनका नियुक्ति का क्रम 25वां है। जबकि उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैं T रविशंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। तो 4 लोग जो हैं रिजर्व बैंक के उप गवर्नर हैं। जबकि मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के हैं सुधा बालकृष्णन। अब वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख का भी नाम दिया गया है। तो इसमें से केवल स्टेट बैंक का जो अध्यक्ष जो है मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष जो हैं दिनेश कुमार खारा हैं। तो बस इसी का नाम याद रखना जरूरी होगा। अब बाकी और जो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो
जो चेयरमैन जो हैं या एमडी हैं या सीईओ हैं, उसके बारे में नाम याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो छात्र बैंक की एग्ज़ाम दे रहे हों तो उन लोगों के लिए ये याद रखना उपयोगी होगा। अतः बैंक के उम्मीदवार जो हैं होंगे वो जो है कि इसका नाम जरूर से याद कर लेंगे। ठीक है। फिर आगे नोट में दिया गया है 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये याद रखना जरूरी है कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 12 है, जबकि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो यहाँ पे किस बैंक को किस बैंक में विलय कर दिया गया है ये याद रखना स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कुछ परीक्षाओं में देखा है, 1-2 परीक्षाओं में उसमें पूछ दिया गया है कि किस बैंक का किस बैंक में विलय किया गया है। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होगा याद रखना कि किस बैंक को किस बैंक में मर्ज कर दिया गया है। फिर आगे शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख। जस्ट मिनट, पहले हम बताते हैं रक्षा उपकरण। रक्षा उपकरण में इसमें दिया गया है कि रक्षा उपकरण जो है किस देश में विकसित है और ये क्या है, वो उसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ। जैसे हेलिना उपकरण, तो ये किस देश में विकसित है, तो भारत में विकसित किया गया है। जबकि ये क्या है, तो टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, तो हेलिना जो है एक टैंक रोधी मिसाइल है। जबकि चिनूक उपकरण क्या है, तो अमेरिकी कंपनी बोइंग है। क्या है ये, तो हेलीकॉप्टर है। फिर बराक 8 उपकरण क्या है, तो डीआरडीओ व इजराइल द्वारा विकसित है। और क्या है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो पूछा जा सकता है बराक 8 के बारे में कि भारत के डीआरडीओ ने बराक 8 उपकरण का किस देश के सहयोग से विकसित किया है। तो याद रखना है कि इजराइल के सहयोग से बराक 8 का उपकरण को विकसित किया गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जबकि आईएनएस बेला जो है फ्रांस में विकसित हुआ है। और क्या है ये, तो स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। जबकि राफेल क्या है, हाल में बहुत चर्चा में रहा है, तो ये फ्रांस कंपनी से खरीदा गया है भारत द्वारा। और किस कंपनी द्वारा विकसित है, तो दसॉल्ट एविएशन के द्वारा। और क्या है ये, तो लड़ाकू विमान है। तो भारत सरकार ने 38 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया फ्रांस के साथ। फिर आगे है S-400, ये रूस में विकसित किया गया है। जबकि क्या है ये, तो एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक क्या है, तो भारत का पहला स्वदेशी है ये, जो मतलब ये विकसित किया गया है। और क्या है, तो रॉकेट है। फिर आईएनएस कलवरी स्वदेश निर्मित है। ये क्या है, तो स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। जबकि अपाचे उपकरण क्या है, किस देश में विकसित है, तो अमेरिका द्वारा विकसित है, अमेरिका देश में विकसित है। और ये क्या है, तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अपाचे उपकरण जो है मैंने देखा है कि विगत महीनों में कुछ 2-3 परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से मेरे अनुसार बराक 8, अपाचे, राफेल और हेलिना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर देखा जाए आगे शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठन के प्रमुख। तो जैसे है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख महासचिव एंटोनियो गुटरेस, ये किस देश के हैं, तो पुर्तगाल के हैं। फिर उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के अमीना के जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया के हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा याद रखना, केवल महासचिव का नाम ही याद रखना ज़्यादा उपयोगी होगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव के हैं। वही संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, तो जैसे
विश्व बैंक को IBRD भी कहा जाता है, और IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके अध्यक्ष जो हैं डेविड मलपास हैं, जो कि अमेरिका के ही हैं, ठीक है, और वे 13वें अध्यक्ष हैं। जबकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष जो हैं इल्माम अलीयेव है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया की हैं। जबकि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं नगोजी ओकोंजो इवेला, ये नाइजीरिया के हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में इनकी कुछ महीनों पहले ही इनका इस पद पे नियुक्ति किया गया है। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये इसको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और इसे आप VVI में रख सकते हैं। फिर है महासचिव अंगटाड के रेबेका ग्रीन स्पेन कोस्टारिका के हैं। जबकि यूनेस्को के महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले, ये हैं फ्रांस के हैं। जबकि खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू, ये चीन के हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं गाय राइडर, ये UK के हैं। कार्यकारी निदेशक यूनिसेफ के हैं हेनरीटा H. फोर्ड, अमेरिका के। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक जो हैं टेड्रोस अधोनोम हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना की महामारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन काफ़ी चर्चा में आ गया है, क्योंकि इस संगठन पे आरोप लग रहा था कि इसने समय रहते, या जब कोरोना महामारी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ चीन के वुहान से, तो इसके द्वारा विश्व को सभी देशों को सावधान नहीं किया गया। अतः विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक वर्तमान समय में कौन है, इसका नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक अचीम स्टेनर, ये ब्राज़ील जर्मनी के हैं। फिर सार्क के महासचिव जो हैं इसाला रूबन बिराकून हैं, श्रीलंका के हैं। फिर दिया गया है आगे शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। तो इसके प्रमुख का नाम याद रखना परीक्षा की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर है अगले पेज पे है राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां। जैसे इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील। तो वकील कैटेगरी से जज बनने वाली ये पहली महिला वकील हैं, वो इंदु मल्होत्रा हैं। फिर आगे है ज्योति शर्मा, तो सेना की पहली महिला जज हैं। जबकि नुपुर कुलश्रेष्ठ पहली महिला DIG भारतीय तट रक्षक बल की हैं। फिर हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं, हिना जायसवाल। भावना कंठ ये बिहार दरोगा 67वीं BPSC और बिहार सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि भावना कंठ जो हैं भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं, और हाल में 26 जनवरी को भी इन्होंने गणतंत्र दिवस के पैरेड में इन्होंने नेतृत्व किया था, और ये बिहार की दरभंगा जिले की हैं। इसीलिए भावना कंठ का नाम याद रखना सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बिहार की सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इसलिए इसको VVI में रखकर आप लोग इसका नाम याद रखेंगे भावना कंठ का। फिर है M. बीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। फिर शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। फिर दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष। फिर मोहना सिंह जीतरवाल हॉक एडवांस जेट विमान को अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला पायलट। फिर चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद। फिर चंद्रिमा शाह भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष। गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। फिर शालिजा धामी भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर। फिर शिवांगी जोशी, इसको VVI में रख के याद कीजिएगा, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला।
ठीक है। फिर आगे शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्ति। जैसे नौरा अली मतरूसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, पद्मा लक्ष्मी यूएनडीपी की सद्भावना दूत, फिर सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक, फिर अनीता भाटिया यूएन वीमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष, फिर आरोही पंडित अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट, फिर उर्सुला वान डेर लेन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, अंशुला कांत विश्व बैंक की सीएफओ, जीएस लक्ष्मी आईसीसी मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला, प्रीति पटेल ब्रिटेन की गृह सचिव, पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक, डॉक्टर निगाह जौहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान, फिर कमला हैरिस यूएसए के उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की महिला और आगे जाकर वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित हुई हैं। फिर तुलसी गैवार्ड यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव में खड़ी होने वाली प्रथम हिंदू महिला, सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज, फिर क्लेयर कोनोर पहली महिला अध्यक्ष मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के। फिर आगे शीर्षक है विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत उच्चायुक्त। इसमें है राजदूत और उच्चायुक्त का नाम याद रखना उपयोगी नहीं है, केवल देश और राजधानी जो है वो याद रखना जरूरी है। क्योंकि मैं देश और राजधानी का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स बिहार दरोगा की एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए मैंने देखा कि 2-3 एग्ज़ाम में देश और राजधानी का नाम या देश और मुद्रा का नाम जो है कि पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं इसमें जो भी देश का नाम उल्लेख किया गया है उसका राजधानी का नाम पढ़ के बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अगर बिहार दरोगा के एग्ज़ाम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जस्ट मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम। हाँ, तो जो स्टूडेंट जो बिहार दरोगा की एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए देश और राजधानी का नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए बता दे रहा हूँ मैं यहाँ जो देश और राजधानी, जो देश का नाम उल्लेख किया गया उसके राजधानी का नाम भी बता दे रहा हूँ, जबकि राजदूत या उच्चायुक्त का नाम याद रखना कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे दिया गया है जिबूती की राजधानी जिबूती है, इराक की राजधानी बगदाद है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बे है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, आइसलैंड की राजधानी रिक्वेजेविक है, दक्षिणी सूडान का जूबा है, चिली का सेंटियागो है। ये प्रश्न जो है पिछले वर्ष बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा प्रवर्तन अवर निरीक्षक का परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें चिली की राजधानी कहाँ है ये पूछा गया था। इसीलिए मैं आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी चीज़ों को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए चिली की राजधानी सेंटियागो है, ये आप देख सकते हैं कि प्रवर्तन अवर निरीक्षक की परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए चिली की राजधानी सेंटियागो है। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है, मोरक्को की राजधानी रबात है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है, सीरिया अरब गणराज्य की राजधानी दमिश्क है, माल्टा की राजधानी वैलेटा है, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, आसियान सचिवालय जकार्ता में है,
मिस्र का कायरो है, पुर्तगाल का लिस्बन है, सोमालिया का मोगादिशु है, अल्जीरिया का अल्जियर्स है, कोरिया का सियोल है, बुरुंडी का गीतेगा है, सोलोमन द्वीप समूह का होनियारा है, सैन मेरिनो गणराज्य का सैन मेरिनो है, अल्बानिया का तिराना है, इंडोनेशिया का जकार्ता है, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम है, स्वीडन का स्टॉकहोम है, मॉरिशस का पोर्ट लुइस है, कंबोडिया का नोमपेन है, पुर्तगाल का लिस्बन है, जमैका का किंगस्टन है, क्रोएशिया का जगरेब है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, अफगानिस्तान का काबुल है, तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है। इस प्रकार मैंने कुछ देशों की राजधानी को बताने का प्रयास किया है। इसीलिए मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स बिहार दरोगा की एग्ज़ाम देने जा रहे हो प्रारंभिक परीक्षा, वो लोग किसी पुस्तक में अगर देश और राजधानी और मुद्रा का नाम दिया गया है तो इसको ज़रूर अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि वहाँ से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। फिर है विश्व के प्रमुख कंपनियों के CEO। तो इसमें कंपनी के नाम दिए गए हैं और उसके CEO के नाम दिए गए हैं। तो इसमें से मेरे अनुसार करीब 5-6 कंपनी का नाम जो इम्पोर्टेंट लगा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इम्पोर्टेंट है, तो मैं सिर्फ आपको उन्हीं सब का नाम बता रहा हूँ। जैसे एप्पल के प्रमुख हैं टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं सत्या नडेला, क्योंकि ये भारतीय मूल के ही हैं, इसीलिए इसके बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। फिर आगे है टाटा सन्स। टाटा सन्स के प्रमुख हैं एन चंद्रशेखरन। फिर आगे है IBM के प्रमुख हैं अरविंद कृष्णा। फिर है अमेजन के प्रमुख है एनडी जेसी। फ्लिपकार्ट के प्रमुख हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। देखिए एक चीज़ में मैंने थोड़ा सा निशान लेगा पाया, जैसे अलीबाबा के हैं डैनियल झांग, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, ये गलती से हमसे छूट गया है लेकिन इसको भी याद रखना है, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, ट्विटर का जैक डोर्सी और व्हाट्सएप का जॉन काउम, याद रखना है, ये गलती से मुझसे छूट गया वहाँ पे। फिर ITC के प्रमुख हैं योगेश चंद्र देवेश्वर। फिर आगे शीर्षक है प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 2020 तक का। तो इसमें भी मेरे अनुसार कुछ पुरस्कार परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं विशेष रूप से फोकस कर रहा हूँ। जैसे ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016, ये सऊदी अरब के द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को। फिर अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 अफगानिस्तान सरकार द्वारा दिया गया। सियोल शांति पुरस्कार 2018 दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया। और इसी में लास्ट पॉइंट है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020, ये अमेरिका द्वारा दिया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से यही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी पुरस्कार जो दिए गए हैं वो काफ़ी 2-3 वर्ष पहले के हैं, इसलिए वो आगामी परीक्षाओं के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। इसलिए सिर्फ एक ही को याद रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020, जो कि अमेरिका द्वारा दिया गया है। फिर आगे दिया गया है कि 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदेश यात्राएं, तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि इसमें वर्ष 2019 का यात्रा का उल्लेख किया गया है, ठीक है, और अब जो भी परीक्षा होने वाली है 2021 में, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। फिर आगे शीर्षक है कि 2020-21 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। तो वर्ष 2020 में 71वां गणतंत्र दिवस जो मनाया गया, उसमें कौन से देश के प्रमुख जो थे मुख्य अतिथि थे। तो वर्ष 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जो थे वो मुख्य अतिथि थे। तो इसको सभी स्टूडेंट्स VVI में करके याद रख लेंगे, क्योंकि ये कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए हो सकता है कि आगामी दरोगा की परीक्षा में यह प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना है कि वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि किस देश के प्रमुख थे। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। और इस समारोह में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। जबकि वर्ष 2021 में
कोविड-19 के कारण किसी देश के भी राष्ट्र प्रमुख को आमंत्रित नहीं किया गया था। फिर है भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख। इसमें जैसे मैं देखता हूँ कि एयर इंडिया एयरलाइंस के मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है, और इसके प्रमुख या सीईओ कौन है, तो राजीव बंसल है। वहीं और भी इंडिगो के हैं, गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय है, इसके प्रमुख या सीईओ हैं वेंकट रमानी सुमंत्रन। फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस के कोच्चि केरल में प्रदीप सिंह खरोला। फिर है स्पाइस जेट का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में है, इसके प्रमुख या सीईओ हैं अजय सिंह। फिर गो एयर के मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, इसके प्रमुख हैं कौशिक खोना। फिर एयर एशिया इंडिया का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका, इसके प्रमुख या सीईओ हैं एस रामादुरई। फिर विस्तारा के एयरलाइंस के हैं मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में, इसके प्रमुख हैं भास्कर भट्ट। फिर एयर दक्कन के मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, इसके प्रमुख या सीईओ हैं GR गोपीनाथ। फिर ब्लू डार्ट एविएशन के हैं चेन्नई तमिलनाडु में मुख्यालय है, और इसके प्रमुख हैं तुषार जानी। पवन हंस का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है, इसके प्रमुख या सीईओ हैं BP शर्मा। फिर है फ्लाई डेविन के मुख्यालय है इंदौर मध्य प्रदेश, इसके प्रमुख हैं या सीईओ हैं दिनेश गुप्ता। डेक्कन चार्टर्स के हैं बेंगलुरु कर्नाटका में मुख्यालय है, जबकि इसके प्रमुख हैं GR गोपीनाथ। एलायंस एयर का मुख्यालय है दिल्ली में, इसके प्रमुख हैं प्रदीप सिंह खरोला। ट्रू जेट का मुख्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, इसके प्रमुख हैं बिशोक मानसिंह। जल हंस का मुख्यालय है अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, इसके प्रमुख हैं प्रफुल्ल पटेल। फिर आगे दिया गया है, शीर्षक है वर्ष 2019-21 में आए तूफान संबंधित देश। तो जैसे अम्फान या यास किस कहाँ प्रभावित हुआ था ये क्षेत्र, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। निसर्ग या ताउते ये महाराष्ट्र और गुजरात में आया था। फिर डायने चक्रवात मेडागास्कर में, बुरेवी चक्रवात तमिलनाडु में, गति सोमालिया में। फिर डोरियन उत्तरी बहामास अमेरिका में, वायु गुजरात भारत में, फोनी ऑब्लिक तितली उड़ीसा भारत में, उस्मान ऑब्लिक वामको ऑब्लिक गोनी फिलीपींस में, निवार तमिलनाडु और पुडुचेरी में, लौरा ऑब्लिक एटा निकारागुआ होंडुरास मध्य अमेरिका में, सिमरोन ऑब्लिक क्रोसा ऑब्लिक टॉमी जापान में, अल्बर्टो अल्बामा फ्लोरिडा एवं मिसिसिपी में, मेकुनु ऑब्लिक सागर यमन की खाड़ी में, केनी ऑब्लिक जोसाई ऑब्लिक यासा फिजी में, जबकि नोरा ऑब्लिक केल्विन ऑब्लिक सिरोजा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। फिर आगे शीर्षक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। तो पर्यावरण और वन मंत्री तत्कालीन वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 16वीं ये रिपोर्ट थी जारी किया। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट या FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है, जबकि पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। और इसमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे पहला, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, जबकि प्रतिशत में देखा जाए तो 24.56% है। जबकि देश में कुल वनावरण है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, जबकि प्रतिशत में देखा जाए तो 21.67% है। देश में कुल वृक्षावरण 95,027 वर्ग किलोमीटर है, जबकि प्रतिशत में देखा जाए तो 2.89% है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। फिर है वर्ष 2017 की तुलना में वृद्धि, तो 5188 किलोमीटर का वृद्धि हुआ,
जबकि प्रतिशत में देखा जाए तो 0.65%। वनावरण में वृद्धि 3976 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण में वृद्धि 1212 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल मैंग्रोव वन 4975 वर्ग किलोमीटर। फिर मैंग्रोव वन में वृद्धि 54 वर्ग किलोमीटर। फिर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश 77,482 किलोमीटर। फिर नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश 66,688 किलोमीटर और नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ 55,611 किलोमीटर। फिर आगे है वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, जैसे कर्नाटका 2025 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 990 किलोमीटर, केरल 823 किलोमीटर। फिर है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको VVI में रख के याद रखिएगा, क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य तो मिजोरम है, यहाँ पे 85.41% वनावरण है। जबकि 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ 79.63% है। जबकि 3 नंबर पे मेघालय है 76.33%। फिर अगला पॉइंट है भारत में 62,466 किलोमीटर आर्द्रभूमि देश के 3.83 क्षेत्र में विस्तृत है और भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्रभूमि है। फिर आगे शीर्षक है प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। तो जैसे चावल फसल या खाद्यान्न का विश्व में प्रथम उत्पादक देश चीन है, जबकि भारत में पश्चिम बंगाल है। वहीं गेहूं फसल के बारे में देखा जाए तो विश्व में प्रथम स्थान पे चीन है, जबकि भारत में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। जबकि मक्का में देखा जाए तो विश्व में प्रथम स्थान पे अमेरिका है, जबकि भारत में प्रथम स्थान पे कर्नाटका है। दलहन के बारे में देखा जाए फसल के बारे में तो विश्व में प्रथम स्थान पे भारत है और भारत में मध्य प्रदेश है राज्य है। इसको VVI में रखकर याद रखेंगे, क्योंकि इसमें भारत जो है प्रथम स्थान पे है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है ये। जबकि मूंगफली विश्व में सर्वाधिक चीन में होता है, जबकि भारत में गुजरात में। गन्ना सर्वाधिक ब्राज़ील में होता है, जबकि भारत में उत्तर प्रदेश में। जबकि जूट जो है सर्वाधिक उत्पादन विश्व में होता है भारत में, जबकि भारत में प्रथम स्थान पे पश्चिम बंगाल राज्य है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, जबकि भारत में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है। प्राकृतिक रबड़ के बारे में देखा जाए तो विश्व में प्रथम स्थान पे थाईलैंड देश है, जबकि भारत में केरल है। तो इसको VVI में रख के याद रखिएगा, क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्राकृतिक रबड़ सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। फिर कॉफ़ी देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक ब्राज़ील में होता है, जबकि भारत में कर्नाटका में होता है। ये भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फिर सूरजमुखी जो है सर्वाधिक यूक्रेन देश में होता है, जबकि भारत में कर्नाटका में। ज्वार जो है अमेरिका में सर्वाधिक होता है, भारत में महाराष्ट्र में। कपास जो है चीन में सर्वाधिक होता है, जबकि भारत में गुजरात में। आलू चीन में सर्वाधिक उत्पादन होता है, भारत में उत्तर प्रदेश। प्याज चीन में सर्वाधिक होता है, जबकि भारत में महाराष्ट्र में। चाय चीन में सर्वाधिक होता है, भारत में असम में। सोयाबीन अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, जबकि भारत में मध्य प्रदेश में। दाल इसको VVI करके याद रखिएगा, क्योंकि भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि भारत में मध्य प्रदेश राज्य में। दूध के उत्पादन में भी भारत प्रथम स्थान पे है, जबकि राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। फिर आगे है प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। तो जैसे कोयला खनिज का उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान पे चीन है, जबकि भारत में झारखंड राज्य प्रथम स्थान पे है। हीरा खनिज का उत्पादन विश्व में रूस में सर्वाधिक होता है, जबकि भारत में मध्य प्रदेश में। तांबा का चिली में अधिक उत्पादन होता है, जबकि भारत में मध्य प्रदेश में। लौह अयस्क का चीन में अधिक उत्पादन होता है, जबकि भारत में उड़ीसा में। चांदी का मैक्सिको में उत्पादन होता है सर्वाधिक, जबकि भारत में राजस्थान में। जबकि कच्चा तेल का अमेरिका में सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि भारत में राजस्थान में। प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में
जबकि भारत में असम में। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है, जबकि भारत में उड़ीसा में। मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में, जबकि भारत में मध्य प्रदेश में। सोना का सर्वाधिक उत्पादन चीन में, जबकि भारत में कर्नाटका में। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, जबकि भारत में आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कजाकिस्तान में होता है, जबकि भारत में आंध्र प्रदेश में। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन चीन में, जबकि भारत में आंध्र प्रदेश में। कैडमियम का चीन में सर्वाधिक उत्पादन, जबकि भारत में आंध्र प्रदेश में। निकेल का सर्वाधिक उत्पादन इंडोनेशिया में, जबकि भारत में उड़ीसा में। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में, जबकि भारत में उड़ीसा में। फिर है अगले पेज पे है स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम। इसमें काफ़ी ज़्यादा नाम दिए गए हैं, लेकिन मेरे अनुसार परीक्षा की दृष्टि से कुछ ही नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं केवल उसी नाम को बता रहा हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे नंबर 2 पे बोगीबील पुल ऑब्लिक कांडला बंदरगाह। तो बोगीबील पुल का नाम बदलकर अटल सेतु कर दिया गया है, जबकि कांडला बंदरगाह गुजरात में है, इसका नाम कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। फिर आगे है मुगल सराय रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, फिर आगे है गोरखपुर हवाई अड्डा, इसका नाम बदलकर महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कर दिया गया है। जबकि अहमदाबाद का नाम कर्णावती, शिमला का नाम श्यामला, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। वहीं फैजाबाद का नाम अयोध्या, गुड़गांव का गुरुग्राम और होशंगाबाद का नर्मदापुरम कर दिया गया है। फिर है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में स्थित है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। फिर है हैवलॉक द्वीप या ऑब्लिक दिया हुआ है नील द्वीप, तो हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। जबकि रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। फिर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। फिर रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल के भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। फिर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया गया है। ठीक है, फिर आगे है मरुआडीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, इसका नाम कर दिया है बनारस जंक्शन। फिर आगे है अयोध्या हवाई अड्डा, इसका नाम बदल के कर दिया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। फिर मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है, इसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, तो मेरे अनुसार ये सब परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने केवल यही नाम पढ़ा है, और बाकी अगर स्टूडेंट्स को लगता हो कि वो ज़्यादा उपयोगी है तो वो देख सकते हैं। फिर आगे है योजनाएं अभियान एवं उससे संबंधित राज्य। जैसे आशीर्वाद योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा। ये बीपीएससी आगामी 67वीं बीपीएससी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सभी स्टूडेंट्स को और भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में क्या क्या प्रावधान किया गया है और इस योजना के लिए अनिवार्य शर्त या पात्रता क्या है। इसके बारे में सभी स्टूडेंट डिटेल में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। फिर आगे है जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान, दिल्ली सरकार का है। फिर युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश सरकार का है। फिर अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार का है। फिर मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान सरकार का है। फिर अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार का है। फिर मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम सरकार का है। फिर बाल सहायता योजना बिहार सरकार का है, ये भी इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। फिर वात्सल्य योजना उत्तराखंड, महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़,
संजीवनी योजना परियोजना हरियाणा सरकार की है। आयुष घर द्वार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश का है। गोप बंधु समदिका स्वास्थ्य योजना उड़ीसा सरकार का है। फिर जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश सरकार का है। फिर देखो अपना प्रदेश अभियान अरुणाचल प्रदेश का है। फिर मेरा मास्क मेरी सुरक्षा मध्य प्रदेश सरकार का है। फिर सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार का है। फिर है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार की है। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर का है। फिर घरों की पहचान चेलीक नाम योजना उत्तराखंड की है। फिर महाशिव समृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र सरकार का है। पंख अभियान या ऑब्लिक रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश सरकार का है। फिर SBAYEM योजना या अरुणोदय योजना असम सरकार का है। फिर वन स्कूल वन IAS योजना केरल सरकार का है। फिर सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है। फिर किसान कल्याण मिशन या अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। फिर जगन्नाथ जॉब क्रांति योजना आंध्र प्रदेश सरकार का है। फिर जगन्नाथ जीव क्रांति योजना आंध्र प्रदेश सरकार की है। फिर द्वारे सरकार अभियान या ऑब्लिक माँ योजना पश्चिम बंगाल सरकार की है। फिर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान सरकार की है। फिर रायथू वेदिका योजना तेलंगाना सरकार की है। फिर वात्सल्य एवं समर्थ योजना राजस्थान सरकार की है। फिर पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार की है। फिर कलई गनर करुणानिधि नाश्ता योजना पुदुचेरी सरकार की है। फिर एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड सरकार की है। फिर किसान सर्वोदय योजना गुजरात सरकार की है। फिर YSR बीमा योजना या YSR चेउता स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार की है। फिर स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु सरकार की है। फिर मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार की है। फिर नो मास्क नो राइड अभियान महाराष्ट्र सरकार की है। फिर जगन्नाथ विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश सरकार की है। फिर स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना असम सरकार की है। फिर पथश्री अभियान पश्चिम बंगाल सरकार के है। फिर आगे है महोत्सव सम्मेलन बैठक। इसमें जैसे है लोसार महोत्सव लोसार त्यौहार 2020 या फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। फिर खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021 जास्कर कारगिल में आयोजित किया जाएगा। फिर नारंगी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल संगाई योसांग महोत्सव मणिपुर में। फिर राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में। फिर हॉर्नबिल उत्सव 2020 का याद रखना है त्रिपुरा में आयोजित किया गया। फिर आगे है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 या कोबिता उत्सव कोलकाता में। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो कोलकाता में किया गया। फिर चापचर कूट त्यौहार 2020 मिजोरम में। फिर बाली यात्रा या ऑब्लिक नुआखाई महोत्सव या रज महोत्सव उड़ीसा में। फिर संगम या खीर भवानी हेरत कंछौत त्यौहार जम्मू कश्मीर में। फिर 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव या सोपान महोत्सव नई दिल्ली में। फिर आदि महोत्सव 2020 में आयोजित किया गया मध्य प्रदेश में। यही याद रखना है, 2019 लद्दाख वाला याद करना परीक्षा की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं होगा। फिर है काला घोड़ा महोत्सव या गुड़ी पड़वा मुंबई महाराष्ट्र में। फिर फ्लेमिंगो का त्यौहार या तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव आंध्र प्रदेश में। फिर काब उत्सव या कविता बीज या ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल में। द्विजिंग महोत्सव या अम्बुबाची मेला या काती बिहू त्यौहार असम में। फिर करावली उत्सव या कामला उत्सव कर्नाटक में। फिर थुम्बी महोत्सव या मकरी बिल्लकू वार्षिक त्यौहार केरल में।
अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में। फिर देव सूर्य महोत्सव 2020 औरंगाबाद बिहार में आयोजित किया गया, क्योंकि औरंगाबाद बिहार में देव का सूर्य मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, वो तीर्थ स्थान के महत्वपूर्ण स्थान है तीर्थयात्रियों के लिए। फिर आगे है बथुकम्बा उत्सव या बोनालू उत्सव या नगोबा जात्रा उत्सव तेलंगाना में। निर्मल जल महोत्सव पौष परवान मेला या लाई हराओबा त्रिपुरा में। फिर 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित होगा। फिर चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कोच्चि केरल में। फिर स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी उत्तर प्रदेश में। फिर आगे है बेदीन खलम महोत्सव या नोग करेम डांस फेस्टिवल मेघालय में। फिर पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 सिक्किम में। उल्लू महोत्सव पुणे में। फिर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 आदि बद्री हरियाणा में। फिर 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 असम गुवाहाटी में। फिर जनाद्रिया महोत्सव सऊदी अरब जनाद्रिया में। फिर विश्व रोबोट सम्मेलन बीजिंग चीन में। फिर पक्षी उत्सव कलरव ये बिहार के जमुई जिले में आयोजित किया गया। ये बिहार दरोगा और आगामी 67वीं बीपीएससी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको सभी स्टूडेंट्स को वीवीआई में करके याद करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक नागी पक्षी अभ्यारण्य भी है जो जमुई जिला में है। वहीं पे पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया गया था जनवरी 2021 में। ठीक है, तो ये बिहार के सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है या महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको वीवीआई करके सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। आगे है बिस्केट जत्रा नेपाल काठमांडू घाटी। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट महोत्सव 2020 उड़ीसा में। फिर फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में। पुष्कर मेला या हाथी उत्सव राजस्थान में। लोसांग त्यौहार सागा दावा त्यौहार सिक्किम में। 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 फरीदाबाद हरियाणा। फिर पोंगल जल्लीकट्टू आदि पेरक थिपुसुम त्यौहार तमिलनाडु में। रण उत्सव या उगादी त्यौहार गुजरात में। परशुराम कुंड मेला जनवरी 2020 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ। जबकि मकई मिर्च मांडू नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में। फिर आगे है इसरो का वर्ष 2018 से 21 के प्रमुख मिशन। इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग ऊपर का 3 ही याद रखेंगे क्योंकि बाकी सब जो मिशन था वो 2019 का है, इसलिए 2021 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए 3 को छोड़कर अन्य उतना उपयोगी नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को केवल ऊपर का 3 ही बता रहा हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे अमेजोनिया फर्स्ट, इसका प्रक्षेपण तिथि है 28 फरवरी 2021 को, और किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया तो PSLV C51। फिर आगे है EOS-1, ये 7 नवंबर 2020 को छोड़ा गया और प्रक्षेपण यान था PSLV C49। फिर आगे है GSAT-30, ये 17 जनवरी 2020 को छोड़ा गया और किस प्रक्षेपण यान से तो एरियन 5 VA-251। तो परीक्षा की दृष्टि से मेरी नज़र में यही तीनों इंपॉर्टेंट है और कोई उतना पढ़ना जरूरी नहीं है। अब PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जबकि GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर आगे है इसरो का आगामी मिशन। इसमें है जैसे चंद्रयान 3, ये 2022 में ये अभियान मिशन को पूरा किया जाएगा चंद्रयान 3 को, और इसका उद्देश्य क्या है तो चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास करना है। फिर आगे है गगनयान, ये 2022 में ये मतलब अभियान चलाया जाएगा, मिशन होगा, और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है गगनयान। फिर शुक्रयान प्रथम, ये 2024 में छोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है तो सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। फिर मंगलयान 2 2024 में छोड़ा जाएगा, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। फिर आदित्य L1, ये 2022 में छोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य होगा
सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन। फिर है रीसैट 1B 2022 में छोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। फिर निसार 2022 में छोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य पहला ड्यूअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह। फिर आगे प्रमुख ऑपरेशन, इसमें जैसे है, इसमें भी मेरे नज़र में ऊपर का 4 ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लोग को वही बता रहा हूँ महत्वपूर्ण जो है। ठीक है, जैसे ऐसे सब मैं बता देता हूँ, लेकिन ऊपर का जो निशान लगा हुआ है जो लाल पेन से, उस पर विशेष रूप से फोकस करेंगे आप लोग। जैसे ऑपरेशन नमस्ते, तो ये कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन वनीला, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन। ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। फिर ऑपरेशन बंदर, ये बालाकोट स्ट्राइक का कोड है। ठीक है, जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था ना, उसी का ये जो ऑपरेशन जो चलाया गया था इंडियन आर्मी द्वारा, उसी का कोड था ऑपरेशन बंदर। फिर आगे है ऑपरेशन सुदर्शन, तो बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता करने के लिए। फिर ऑपरेशन थर्स्ट, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु। फिर ऑपरेशन समुद्र मैत्री, भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया। फिर ऑपरेशन थंडर, रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु। फिर ऑपरेशन 25, पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने हेतु। फिर आगे चर्चित व्यक्ति, इसमें से चर्चित व्यक्ति किस कारण से चर्चित रहे उसके बारे में हम लोग एक नज़र डालते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं आपको जो महत्वपूर्ण जो रेड पेन से जो लगा दिया हूँ, उस पर आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे पढ़कर मैं आप लोग को सब बता दूंगा। जैसे जॉन मैकेफी, इनका संबंधित क्षेत्र है, ये निधन हो गया है, और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे मैकेफी एंटीवायरस के संस्थापक थे, इनका 23 जून को निधन हो गया। फिर मिल्खा सिंह, इसको VVI में रख के याद रखिएगा, इनका निधन जो हो गया 18 जून को हुआ। ये भारतीय धावक हैं, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। इनका हाल में ही देहांत हो गया। ठीक है, फिर आगे है कैनेथ कोंडा, ये जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया। फिर संचारी विजय, कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे जिनका निधन हो गया। फिर सिद्धलिंगमैया, फिर कन्नड़ कवि थे, इनका निधन हो गया। फिर सूरत सिंह माथुर, स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन। फिर राधा मोहन जी, अर्थशास्त्री एवं पर्यावरणविद। फिर है बुद्धदेव दास गुप्ता, ये बंगाली फिल्म निर्देशक। फिर TM कालियानन, ये हैं अंतिम जीवित सदस्य संविधान सभा के। फिर अलका रघुवंशी, लेखक और कला क्यूरेटर। फिर गुहान लोंगपिंग, चीन के हाइब्रिड चावल के जनक। फिर सुंदरलाल बहुगुणा, इसको ही VVI में करके याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना है आगामी परीक्षाओं में। ये पर्यावरणविद थे और चिपको आंदोलन से संबंधित थे, जिनका निधन हो गया। फिर जगन्नाथ पहाड़िया, ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे और बिहार के पहले राज्यपाल भी रह चुके थे, इनका भी निधन हो गया। फिर है चमन लाल गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, भाजपा के, निधन हो गया। फिर की राजनारायण, तमिल लेखक और लोकगीतकार। फिर इंदु जैन, टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन। फिर KR गौरी अम्मा, प्रथम राजस्व मंत्री केरल। फिर शेष नारायण सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। पंडित देवव्रत चौधरी, सितार वादक। चंद्रो तोमर, शूटर दादी के रूप में प्रसिद्ध। फिर रोहित सरदाना, ये पत्रकार थे आज तक के, उनका निधन हो गया कोरोना के चलते। फिर है श्रवण राठौर,
संगीतकार। फिर फरीद साबरी कव्वाली गायक। जीवीजी कृष्णमूर्ति पूर्व चुनाव आयुक्त थे। सतीश कौल अभिनेता। प्रिंस फिलिप रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति। फिर पी बालाचंद्रन मलयालम पटकथा लेखक निर्माता। भगवती सिंह समाजवादी पार्टी के संस्थापक। चंद्रा नायडू देश की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर। फिर राधे श्याम खेमका गीता प्रेस के अध्यक्ष। बेवर्ली क्लीरी बच्चों के प्रसिद्ध लेखक अमेरिका के। सागर सरहदी लेखक निर्देशक निर्माता। लक्ष्मण पै चित्रकार। ईशर सिंह देओल एथलीट ध्यानचंद पुरस्कार विजेता। श्रीकांत मोथे अभिनेता। बलदेव सरंग नारंग संगीतकार। विष्णु नारायण नंबूदरी मलयालम कवि। राहुल खुल्लर ट्राई के पूर्व अध्यक्ष। एम राम जोईसा पूर्व राज्यपाल बिहार झारखंड के। अख्तर अली भारतीय टेनिस खिलाड़ी। पद्मश्री बंसी कौल रंग विदूषक के संस्थापक। फिर आगे है 2019-21 में भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्राप्त उत्पाद, जैसे काला चावल या चाक हावो, ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। टेराकोटा गोरखपुर से संबंधित है। ग्रीन और वाइट टी दार्जिलिंग चाय से संबंधित है। सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड से। फिर कैबिल पट्टी कदलाई मितई मूंगफली कैंडी तमिलनाडु से। फिर पलानी पंचामृतम प्रसाद तमिलनाडु से। फिर तबलो पुआन सॉल नगोते खे सॉल मिजोरम से। फिर मिजो पुआनचेई सॉल पांडुम सॉल मिजोरम से। फिर खेज मिठाई या हरमल मिर्च या मांडोली केला गोवा से। तिरूर पान का पत्ता मरयूर गुड़ केरल से। मखाना मधुबनी पेंटिंग सिलाव ख्वाजा, इसको बीबीआई में करके याद कर लेंगे क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, तो मखाना ज़्यादा दरभंगा मधुबनी में होता है। मधुबनी पेंटिंग मधुबनी से संबंधित है, दरभंगा मधुबनी से। और सिलाव खाजा जो है ये नालंदा जिला में ये काफ़ी होता है, मतलब वहाँ ज़्यादा बनाया जाता है, इसलिए नालंदा जिला का एक प्रमुख मिठाई है सिलाव खाजा। इस प्रकार ये तीनों जो है बिहार से संबंधित होने के कारण परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आगे कश्मीरी केसर गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक व महाराष्ट्र। कंदांगी साड़ी तमिलनाडु। चूली का तेल हिमाचल प्रदेश। कंधमाल हल्दी उड़ीसा रसगुल्ला उड़ीसा का। तौलिया रुमाल तेलंगाना का। ईदू मिसमी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश। डिंडीगुल ताले तमिलनाडु। श्री बिलपुथुर पलकोवा तमिलनाडु। तिरुभुवम से ये प्रश्न जो था 2019 में जो दरोगा का परीक्षा आयोजित किया गया था सेकेंड शिफ्ट में, उससे ये पूछा गया था ये प्रश्न कि श्री बिलपुथुर पलकोवा जो है किस राज्य का जीआई टैग है या किस राज्य से संबंधित है, इस टाइप से कुछ प्रश्न था। तो तमिलनाडु से ये प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2019 में आयोजित दरोगा की परीक्षा में सेकेंड शिफ्ट में। फिर आगे है तिरुभुवनम सिल्क साड़ी तमिलनाडु में। जीराफूल चावल छत्तीसगढ़ में। सिरसी सुपारी या गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक में। चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश में। इरोड हल्दी तमिलनाडु में। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक में। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल में। चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक में। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। बाबू बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक में। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात में। डले खुर्सीनी मसूर मिर्च सिक्किम में। सांगली हल्दी महाराष्ट्र में। शाही लीची बिहार से संबंधित होने के कारण महत्वपूर्ण है, ये मुजफ्फरपुर में ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर अल्फोंसो आम महाराष्ट्र में। जर्दालू आम कतरनी चावल ये भी बिहार भागलपुर से संबंधित है, इसलिए ये भी काफ़ी उपयोगी है बिहार की परीक्षाओं से संबंध में। इसलिए भागलपुर का दो चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, जर्दालू आम कतरनी चावल, और भागलपुर का सिल्क भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जर्दालू आम और कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है। फिर आगे है बोकासोल चावल या तेजपुर लीची असम से संबंधित है।
कड़कनाथ मुर्गा ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और ये कड़कनाथ मुर्गा जो है कि खास करके खिलाड़ियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसीलिए कड़कनाथ जो लोग मतलब शारीरिक रूप से जिनको काफ़ी मजबूत बनना है उन लोग के लिए कड़कनाथ मुर्गा का सेवन अनिवार्य है। फिर आगे है आदिलाबाद ड्रोका, यह तेलंगाना घंटी धातु शिल्प से संबंधित है। फिर आगे भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को वर्ष 2004-05 में दिया गया था। इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है। इस प्रकार मेरे द्वारा स्पीडी पुस्तक का 10 पेजों की श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। यदि आप लोग को मेरा यह प्रयास अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मैं आगे भी इसको कंटिन्यू रख सकूं। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है कि वो लोग स्पीडी को केवल रीडिंग डालकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि मैंने प्रयास किया कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लाल पेन से मैंने पॉइंट आउट करने का प्रयास किया है, जिससे कि वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। उस पर सभी स्टूडेंट विशेष रूप से फोकस करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से मैं आगे भी इसको जब कंटिन्यू रखूँगा तो ऐसे ही मेन पॉइंट जो है उसको रेड पेन से हाईलाइट कर दूंगा, जिससे कि आप उस पर ज़्यादा जानकारी दें। क्योंकि कोई भी पुस्तक पढ़ी जाती है तो उसका संपूर्ण इन सूचना को याद रखने का प्रयास नहीं किया जाता है, बल्कि वही सूचनाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मैं इसी तरह से प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए कि किसी भी, जैसे अभी मैं स्पीडी का चला रहा हूँ इस तरह से, उसके बाद आगे अगर आप लोग पसंद करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे तो मैं घटना चक्का भी इसी तरह से मेन पॉइंट हाईलाइट करके आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का श्रृंखला चलाऊंगा। क्योंकि देखा गया कि विगत वर्षों में करंट अफेयर्स की भूमिकाएं काफ़ी बढ़ गई है। अब विशेषकर बिहार की परीक्षाओं में, जो कि आगामी आयोजित होने वाली है, विशेषकर बिहार दरोगा और बिहार 67वीं बिहार लोक सेवा आयोग की, उसमें सफलता दिलाने में करंट अफेयर्स की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरह से मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर्स को आसान बनाने का प्रयास करूंगा। और सबसे ज़्यादा मेरा विशेष जोर होगा कि जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उस मेन पॉइंट को हाईलाइट करके आप लोगों के लिए आसान बना देना, कि आप केवल उसी को भी उतना कोई याद रखेंगे तो परीक्षा में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा। यदि आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।